अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपिंग की वीडियो के साथ हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल फायरबेस के ऊपर, जो कि हमारे पास है गूगल क्लाउड फायर स्टोर। ये बेसिकली हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन है फायरबेस डेटाबेस का, रियल टाइम डेटाबेस का। और इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन फायर स्टोर का कि हमारे पास फायर स्टोर क्या है, और इसका कंपैरिजन देखेंगे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इस प्ले लिस्ट के अंदर आने वाली तमाम वीडियोज़ में बहुत डिटेल में हम काम करेंगे कंप्लीटली क्लाउड फायर स्टोर के साथ। So let's get started. व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की हमारी एंड्रॉइड डेवलपिंग जो वीडियो है, इससे हम बेसिकली जो हमारे पास फायरबेस की सीरीज़ है उसके ऊपर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पीछे कवर किया हुआ है फायरबेस। सबसे पहले हमने देखा था फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, फिर हमने क्लाउड स्टोरेज को देखा, ऑथेंटिकेशन के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, और इसके साथ हम काम करेंगे फायर स्टोर के साथ। फायर स्टोर बेसिकली हमारे पास गूगल फायरबेस का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये कह लें कि जो हमारे पास फायरबेस का मेन फीचर था रियल टाइम डेटाबेस, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले क्या हम फायर स्टोर को अंडरस्टैंड करें, ये ज़रूरी है हमारे पास कि हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करें, हमें पता हो कि फायरबेस हमारे पास क्या है। तो पहले थोड़ा सा फायरबेस को देख लेते हैं। जिस तरीके से फायरबेस की इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी हमने देखा हुआ है, अगेन उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फायरबेस फॉर एंड्रॉइड। उसमें हमने बहुत डिटेल में काम किया हुआ फायरबेस के साथ। वहाँ पे हमने देखा है कि बेसिकली फायरबेस हमारे पास एक टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशंस को बेसिकली डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यू नीड इन बिल्डिंग बेटर एप्स एंड ग्रोइंग सक्सेसफुल बिजनेस। तो आप ना सिर्फ आपको टूल्स मिलते हैं कि जिनको यूज़ करते हुए, या इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी मोबाइल या वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, बल्कि आपको ऐसे टूल्स भी मिलते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को और अर्निंग कर सकते हैं। लाइक हमारे पास पुश नोटिफिकेशन है फॉर ग्रोइंग, एंड हमारे पास एड मॉब है एड्स डिस्प्ले करवाने के लिए, अर्निंग के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास जो फायरबेस है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक बेसिकली हमारे पास फ्रेमवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन सॉरी, डेवलप करने का। तो इसके अंदर बेसिकली ट्रेडिशनल हमारे पास ऐप डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है, वो हमारे पास क्या होता था कि एक सर्वर होता था हमारे पास सेपरेटली, उसके ऊपर हमारा डेटाबेस जो हमने होस्ट किया होता था। तो हमारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करती थी सर्वर को, सर्वर रिक्वेस्ट करता था डेटाबेस को, डेटाबेस का रिस्पांस आता था सर्वर के पास, और सर्वर का रिस्पांस जो होता था वो हमें अपनी एप्लीकेशन के ऊपर या वेब के ऊपर मिलता था। लेकिन फायरबेस के साथ हमारे पास क्या हुआ कि फायरबेस के साथ बेसिकली जितने भी हमारे पास स्टोरेज होगी, ऑथेंटिकेशन होगी, सब कुछ हमारे पास सेंट्रलाइज हो चुका हुआ है। हमारे पास हमारी एप्लीकेशन होती है और उसके ऊपर हमारे पास होता है फायरबेस एसडीके। अगर आप वेब के ऊपर होंगे तो आपके पास फायरबेस एसडीके फॉर वेब होगी। अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर हैं, आईओएस के ऊपर हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड जो हमारे पास फायरबेस की एसडीके अवेलेबल है वो आपको मिलेगी। तो वो हमारे पास एसडीके होती है, उस एसडीके को यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली उस फीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं फायरबेस के, जिसकी हमारी एप्लीकेशन यूज़ करती है। लाइक अगर हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है तो हम डायरेक्टली ऑथेंटिकेट करेंगे अपने यूज़र को। अगर हमने स्टोरेज को यूज़ करना है तो फायरबेस के थ्रू हम बेसिकली स्टोरेज को यूज़ करेंगे, फायरबेस के थ्रू हम रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ करेंगे, और फायरबेस के थ्रू ही हम बेसिकली क्लाउड फायर स्टोर को यूज़ करेंगे। तो फायरबेस की वजह से जो हमारे पास ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये सारे के सारे टूल्स गूगल ने ऑलरेडी हमारे लिए डेवलप किए हुए हैं, और ये हमारे पास चूँकि स्केलेबल हैं, बहुत इजीली हम इनको स्केलेबल कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अगर हमारी एप्लीकेशन ग्रो करती है। अगेन डिटेल में फायरबेस के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिटेल में हमने बात की है अपनी फायरबेस फॉर एंड्रॉयड की सीरीज़ के ऊपर। अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने फायरबेस की मेरी सीरीज़ नहीं देखी हुई तो वो आप देख लें, आपको सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी, और फिर आपके लिए क्लाउड फायर स्टोर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास फायर स्टोर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली फ्लेक्सिबल स्केलेबल डेटाबेस फॉर मोबाइल वेब एंड सर्वर डेवलपमेंट। हमारे पास मोबाइल वेब और या सर्वर डेवलपमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल और स्केलेबल डेटाबेस है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ लाइक फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, इट कीप्स योर डेटा इन सिंक अक्रॉस क्लाइंट एप्लीकेशंस थ्रू रियल टाइम लिसनर्स एंड ऑफर्स ऑफलाइन सपोर्ट फॉर मोबाइल एंड वेब। तो जिस तरीके से हमारे पास बेसिकली फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस था, उसको हम रियल टाइम डेटाबेस इसीलिए कहते थे कि अगर हमारी 5 या 10 एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हैं, तो अगर एक एप्लीकेशन जैसे ही डेटा को अपलोड करेगी, अपडेट करेगी, विद इन द फ्यू सेकंड्स, विद इन मिली सेकंड्स हमारे पास डेटा अक्रॉस द एप्लीकेशन जहाँ पे भी वो डेटा यूज़ हो रहा है वो रियल टाइम लिसनर्स के थ्रू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे पास फायर स्टोर के ऊपर है, लेकिन फायर स्टोर बेसिकली जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है उसकी सक्सेस के बाद
उसके जो लिमिटेशंस है उनको ओवरकम करने के लिए बनाया गया, या कह लें कि उसका अपग्रेडेड वर्जन है। कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ जो हमारे पास लिमिटेड थी रियल टाइम डेटाबेस के अंदर, वो ओवरकम की गई हैं फायरस्टोर के अंदर। और सेम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली क्लाउड फायरस्टोर आल्सो ऑफर्स सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर फायरबेस एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स लाइक क्लाउड फंक्शंस। तो हमारे पास जिस तरीके से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट हमारे पास फायरबेस भी है, तो उनके साथ हमारे पास क्लाउड फंक्शंस के साथ इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। मोर ऑन दिस लेटर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आप बेसिकली फायरस्टोर की आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये बेसिकली जिस तरीके से फायरबेस के अंदर हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है, सेम वे फायरस्टोर भी हमारे पास बेसिकली फायरबेस के अंदर एक डेटाबेस है। तो यहाँ पे इन दोनों का फिर डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि मेन हमारी वीडियो का काम है, आप कह सकते हैं। जनरली जब भी आप इंट्रोडक्शन देखेंगे फायरस्टोर का, वो आपको कंपैरिजन के ऊपर मिलेगा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर। तो हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है फायरबेस क्लाउड, हमारे पास फायरस्टोर है। तो दोनों हमारे पास NoSQL डेटाबेसेस हैं, ये हमारे पास रिलीज्ड वर्जन है, ये हमारे पास बेटा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जिस तरीके से हमने देखा हुआ है कि जो रियल टाइम डेटाबेस है वो बेसिकली स्टोर करता है डेटा को एक लॉन्ग सिंगल जेसन ट्री के अंदर या जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। पूरे का पूरा आपका डेटाबेस बेसिकली एक ही जेसन ट्री होता है या जेसन ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास जो फायर स्टोर है वो इसके कंपैरिजन में डेटा को स्टोर करता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो कि बेसिकली स्टोर किए जाते हैं और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कलेक्शंस के अंदर। अगेन अब ये आपके पास एक कलेक्शन होगी, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, और डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक्चुअल डेटा होगा वो भी आप सिमिलर टू जेसन ही सेव करते हैं। लेकिन जनरल जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कलेक्शन होती हैं जो बेसिकली होस्ट करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस था, इसकी यहाँ पे लिमिटेशन थी कि कम्प्लेक्स और हायरार्किकल डेटा जो था उसको ऑर्गेनाइज करना या कह लें कि उसके स्केलेबल करना उसको मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे हमारे पास डेटाबेस हमारा ग्रो करता जाता था, उसकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज होती जाती थी, उसको कम्प्लेक्स होता जाता था, और उसकी जो हायरार्की है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता था एज अ डेवलपर। लेकिन फायरस्टोर के ऊपर हमारे पास ये है कि कम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज करना, स्केल करना हमारे लिए बहुत ईजी है, और सब कलेक्शन हम क्रिएट करते हैं विद इन द डॉक्यूमेंट्स। लाइक एक कलेक्शन है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मजीद सब कलेक्शन है, उनके अंदर मजीद डॉक्यूमेंट है, मजीद सब कलेक्शन है। तो आप बहुत इजीली कलेक्शन डॉक्यूमेंट की हायरार्की डेवलप करते हैं, और बड़ी इजीली इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने देखा हमारे पास जो ऑफलाइन सपोर्ट थी वो iOS और एंड्रॉयड के लिए थी रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर। और जो हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है iOS, एंड्रॉयड और वेब के लिए। लेकिन यहाँ पे आप एक पॉइंट हमने मिस किया है, वो ये है कि जो हमारे पास क्लाउड फायर स्टोर है ये रिक्वायर्स लेस डीनॉर्मलाइजेशन एंड डेटा फ्लैटरिंग। डेटा फ्लैटरिंग बेसिकली ये होता है कि डेटा हमारा डीनॉर्मलाइज हुआ होता है और सिंगल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर नहीं जाता। तो जो हमारे पास फायरबेस क्लाउड स्टोरेज है, फायरबेस फायर स्टोर है, यहाँ पे लेस डीनॉर्मलाइजेशन होती है हमारे पास, और डेटा फ्लैटनिंग के तौर के ऊपर हमारे पास यूज होता है। यानी कि जब हम प्रैक्टिकल डेटा इंसर्ट करेंगे, रीड करेंगे, तो क्यूरी करेंगे, तो आप ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि डीप क्यूरीज आर लिमिटेड इनटू सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। तो ये हमारे पास बेसिकली मेन लिमिटेशन थी फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की, कि जो डीप क्यूरीज थी वो हमारे पास लिमिटेड थी सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के हवाले से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंडेक्स्ड क्यूरी हम यूज़ करते हैं कंपाउंड सॉर्टिंग के साथ और एंड फिल्टर्स के साथ। फिल्टरिंग हमारे पास यूज़ होती है, तो काफ़ी कम्प्लेक्स हमारे पास क्यूरी स्ट्रक्चर होता है। इसको भी अगेन मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी हमारी इसी सीरीज़ में, उसमें बहुत डिटेल में क्यूरीज को हम इंडेक्सिंग को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम बेसिकली अगेन देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस था वो बेसिकली हमारे पास डेटाबेसेस हमारे उसके लिमिटेड होते थे, जोनल अवेलेबिलिटी इन अ सिंगल रीजन। तो हमारे पास जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया हुआ फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की वीडियो के अंदर के गूगल हमारे बेसिक गूगल के डिफरेंट पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर उसके डिफरेंट सर्वर्स पड़े हुए हैं। तो आप जब भी पाकिस्तान में बैठे हुए फायरबेस को यूज़ करेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली आप एशिया के अंदर कहीं भी आपका डेटा सेव होगा, ना कि US या UK वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे आपका डेटा बहुत दूर जाके सेव होता है, रिट्रीव करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जोनल जो हमारे पास रीजन होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर हमारे पास डेटाबेस सेव होता है। लेकिन यहाँ पे डेटाबेसेस बेसिकली लिमिटेड होते थे सिर्फ जोनल अवेलेबिलिटी के लिए। एक सिंगल रीजन के अंदर जो हमारे पास जोनल अवेलेबिलिटी है या एक जोन के अंदर जो डेटाबेसेस हैं वो लिमिटेड होते थे। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता था, बेसिक राइट एंड ट्रांजैक्शन ऑपरेशन होते थे हमारे पास फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर। राइट डेटा एज एन इंडिविजुअल ऑपरेशन, ट्रांजैक्शंस इन अ नेटिव एसटीके रिक्वायर अ कंप्लीशन कॉल बैक। ये हमारे पास बेसिकली मेन टास्क थे कह लें कि रियल टाइम डेटाबेस के। लेकिन अगर हम बात करें क्लाउड स्टोरेज फायरबेस फायर स्टोर की, तो यहाँ पे हमारे पास मोर सिक्योर है, रियल टाइम डेटाबेस से रिलायबल ज़्यादा है, स्केलेबल बहुत इजीली हो जाता है हमारे पास, पावरफुल सिक्योरिटी ज़्यादा है हमारे पास। जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की सिक्योरिटी थी उससे इंक्रीज्ड हमारे पास सिक्योरिटी है फायरबेस फायर स्टोर के ऊपर।
और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउसेज योर डेटा क्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर्स इन डिस्टिंक्ट रीजन्स। एक ही रीजन के अंदर जो आपका डेटा होगा वो बेसिकली मल्टीपल डेटा सेंटर्स के ऊपर होस्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्या होता था कि एक रीजन के अंदर आपका डेटा सिर्फ एक ही जगह के ऊपर होस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही रीजन के अंदर आपका डेटा मल्टीपल डेटा सेंटर्स के ऊपर होस्ट होता है। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपकी जो ग्लोबल स्केलेबिलिटी है वो, और इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रांग रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर एक रीजन के अंदर आपका डेटा एक ही कह लें कि जोन के अंदर या एक ही डेटा सेंटर के ऊपर सेव है, तो अगर वो वाला डेटा सेंटर खराब होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उस रीजन के अंदर कोई और डेटा सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स के ऊपर आपका डेटा सेव होता है, तो अगर उस रीजन में एक या दो डेटा सेंटर आपके समहाउ गूगल की किसी वजह से डाउन होते हैं तो बाकी डेटा सेंटर्स आपके डेटाबेस को लाइव रखते हैं। तो ये आपकी डेटाबेस की रिलायबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। एट द एंड हमारे पास अटॉमिक राइट एंड ट्रांजैक्शंस हैं, बैच ऑपरेशंस एंड कंप्लीट दैम अटॉमिकली। अटॉमिकली ये होता है कि हमारे पास जो जितने भी बैच ऑपरेशन से मुराद है 1 2 3 4 यानी कि 2 से ज़्यादा आपके ऑपरेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके 10 या 50 ऑपरेशन है, वो एज अ बैच ऑपरेशन जाएंगे लेकिन वो एज अ अटॉमिक होंगे। या तो वो सारे कंप्लीट होंगे या उनमें कोई भी कंप्लीट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपने 50 ऑपरेशन परफॉर्म किए, 10 परफॉर्म हो गए, फिर आपकी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया तो बाकी आपके परफॉर्म नहीं हुए। एटॉमिसिटी का यह मतलब होता है, डेटाबेस में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ट्रांजैक्शंस एंड एटॉमिसिटी, कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो या वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए या वो नहीं होनी चाहिए, वो दरमियान में कहीं पे भी नहीं रुकनी चाहिए। तो ये श्योर करता है कि आपकी बैच ऑपरेशंस अटॉमिकली कंप्लीट होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रिपीट अंटिल दे आर कंप्लीटेड। जब तक हमारे पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती, अगर वो पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा वो रिपीट हो रही थी किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती वो ऑटोमेटिकली रिपीट करती रहेगी खुद को, अनलेस कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती, और वो अटॉमिकली कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डेटा टाइप्स को। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास दोनों के ऊपर। तो जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया, हमने देखा होगा कि फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस सिंपल जितना भी डेटा होता है वो स्टोर करता है एज अ सिंगल जेसन ट्री, जेसन ऑब्जेक्ट। तो स्टैंडर्ड जेसन की जो डेटा टाइप्स होती हैं वो सपोर्ट करता है। लेकिन अगर बात की जाए फायर स्टोर की, फायर स्टोर डेटाबेस की, तो ये बेसिकली अरेज को सपोर्ट करता है, बुलियन को सपोर्ट करता है, बाइट्स को सपोर्ट करता है, नेटिवली टाइम एंड डेट को सपोर्ट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सपोर्ट करता है, जियोग्राफिकल पॉइंट्स को भी स्टोर करता है। जब आप कोई भी जियो पॉइंट क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर आप दो वैल्यू देते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। फिर आप इंटीजर को सेव कर सकते हैं, न्यूमेरिक 64 बिट साइंड होता है। मैप को आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से मैप की वैल्यू पेयर होता है वो नल वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। आप रेफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं एज अ डेटा टाइप, किसी डॉक्यूमेंट या किसी कलेक्शन का रेफरेंस एज अ फील्ड भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और टेक्स्ट स्टैंडर्ड स्ट्रिंग को आप सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा डेटा टाइप्स के वाले से ये बहुत ज़्यादा हमारे पास रोबोस्ट है, बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फायर स्टोर। हमारे पास बेटर क्यूरिंग, जो कुछ मेन इसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स हैं। बेटर क्यूरिंग एंड मोर स्ट्रक्चर डेटा, डेटा हमारे पास मोर स्ट्रक्चर्ड होता है। क्यूरिंग हमारे पास बहुत इंप्रूव हो चुकी हुई है, इसलिए डिज़ाइन किया गया कि आप जो स्केल कर लें अपने डेटाबेस को वो बहुत इजीली आप स्केल कर सकें। फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ ये प्रॉब्लम थी कि अगर आप उसके ऊपर अपने डेटा को थ्रू आउट द टाइम, आप कुछ टाइम बाद अपनी एप्लीकेशन को या डेटाबेस को ग्रो करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, तो उसकी स्केलेबिलिटी जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ता जाएगा साइज में, स्केलेबिलिटी मुश्किल होती जाएगी, हायरार्की कम्प्लेक्स होती जाएगी ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। और यहाँ पे बहुत ईजी है ये हमारे पास। ये बेसिकली डिज़ाइन ही इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए किया गया है कि स्केलेबिलिटी के और क्यूरिंग को बहुत इंप्रूव करना है। और आपके पास जो मैनुअल डेटा को फेच करते हैं वो बहुत आपके लिए इजी बना दिया गया है। और इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करती है एप्लीकेशन के ऊपर। अब फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ हमारे पास ये होता था कि हम बेसिकली एक प्लान खरीदते थे। यहाँ पे आपको जो फायर स्टोर के साथ आपको चार्ज किया जाता है पर रीड ऑपरेशन। आप डेटा एक दफ़ा रीड करेंगे पूरे महीने में, पूरे 6 माह में एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको एक ही चार्ज पड़ेगा उसका। अगर आप एक माह में 10 दफ़ा रीड करेंगे तो आपको सिर्फ उन रीड्स का चार्जेस देने पड़ेंगे, ये नहीं कि फिक्स अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ईजी हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे इस वीडियो का, यहाँ फायर स्टोर का, वो ये है कि डेटा मॉडल, ये डेटा को किस तरीके से स्टोर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली इमेज से आपको नजर आ जाना चाहिए, जो एक्चुअल रियल हमारे पास डेटाबेस होता है वो हमारे पास एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट होता है। उसके अंदर हमारे पास होते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली एक्चुअल डेटा होता है। ये वाला जो हमने डेटा टाइप्स देखी हैं, ये डेटा टाइप्स हमारे पास सेव होती हैं किसी न किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। कलेक्शन के ऊपर आप इनको सेव नहीं कर सकते, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर सेव होंगे डेटा टाइप्स, और डॉक्यूमेंट सेव होगा कलेक्शन के अंदर, और कलेक्शन एज अ डेटाबेस हमारे पास सेव होगी। तो आप देख सकते हैं कि क्लाउड फायर स्टोर इज अ नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस वो होता है जिसमें आपके पास कोई टेबल रोज नहीं होती, टेबल्स या रोज और या कॉलम्स कोई नहीं होते, और आपके पास एसक्यूएल क्यूरीज भी नहीं होती। आपका पूरे का पूरा डेटाबेस एक डॉक्यूमेंट होगा।
आपने देखा अनलाइक एसक्यूएल डेटाबेस देयर आर नो टेबल्स एंड रोज, आपके पास अनलाइक एसक्यूएल डेटाबेस, क्योंकि ये हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है तो नाम से जाहिर होगा आप, क्योंकि एसक्यूएल डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स होते हैं, कॉलम्स, रोज होती हैं, जहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इंस्टेड ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा। आप देख सकते हैं इंस्टेड यू स्टोर डेटा इन डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स में डेटा को स्टोर करते हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कलेक्शंस, और डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं या ऑर्गेनाइज होते हैं या मैनेज किए जाते हैं इन द कलेक्शंस। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन सब कलेक्शंस। अब ये हो सकता है कि एक कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा होगा, और वो जो डेटा होगा वो अगेन कोई सब कलेक्शन कंटेन कर सकता है जो अगेन डेटा डॉक्यूमेंट को कंटेन करेगी और वो डेटा को सेव करेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली हायरार्की है। इसके ऊपर डेटा मॉडलिंग के ऊपर जब डेटा इंसर्ट करेंगे, कम्प्लेक्स डेटा इंसर्ट करेंगे तो हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईच डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। जिस तरीके से फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर किसी भी नोड के अंदर हम बेसिकली की इंसर्ट करते हैं एज अ जेसन और फिर उसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, सेम वे कलेक्शन होगी हमारे पास, उसके अंदर होगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा होगा वो अगेन की वैल्यू पेयर के ऊपर सेव होगा। तो आपने देखा ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्टोर्ड इन कलेक्शन। तो फायर स्टोर के साथ काम करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको हायरार्की अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, वो ये है कि कलेक्शन के अंदर कभी भी कलेक्शन नहीं आएगी, हमेशा डॉक्यूमेंट्स आएंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमेशा डेटा आएगा, जहाँ कलेक्शन आएगी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता। तो जब भी आप फायर स्टोर के साथ काम करेंगे तो आपकी हायरार्की हमेशा इसी तरीके से होगी, कलेक्शन फिर डॉक्यूमेंट फिर कलेक्शन फिर डॉक्यूमेंट फिर कलेक्शन फिर डॉक्यूमेंट। आप कभी भी कलेक्शन के ऊपर कलेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते या डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट को सेव या यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्टोर्ड इन कलेक्शन। अब कलेक्शन ये अगर सब कलेक्शन होगी तो अगेन ये किसी डॉक्यूमेंट के अंडर हो सकती है जो अगेन किसी पेरेंट कलेक्शन के अंडर हो सकता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन सब कलेक्शंस एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बोथ ऑफ विच कैन इंक्लूड प्रिमिटिव फील्ड्स लाइक स्ट्रिंग और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट। तो आपने देखा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सब कलेक्शन को कंटेन कर सकते हैं और नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकते हैं। तो अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट सब कलेक्शन को या नेस्टेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है तो जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो अगेन कोई प्रिमिटिव फील्ड क्रिएट कर सकता है लाइक स्ट्रिंग, इंट वगैरह, या हमारे पास वो जो है लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें या कलेक्शन के अंदर आप कोई कलेक्शन क्रिएट करें। कलेक्शन के अंदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर आप सब कलेक्शन या डेटा को डिफाइन करेंगे। तो ये आई थिंक सो आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी ये चीज़। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड इम्प्लिसिटली इन क्लाउड फायर स्टोर। ये ऑटोमेटिकली बेसिकली क्रिएट हो जाते हैं, आप खुद इनको क्रिएट नहीं करते। आई मीन कर सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं करते तो ये इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली इंटरनली क्रिएट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं सिंपली असाइन डेटा टू अ डॉक्यूमेंट विद इन अ कलेक्शन इफ ईदर द कलेक्शन और डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट क्लाउड फायर स्टोर क्रिएट्स इट। तो आप फॉर एग्जांपल ये करेंगे कि आप एक कलेक्शन को एक्सेस करते हैं, कलेक्शन ए, फिर उसके अंदर आप देखते हैं कलेक्शन ए, उसके अंदर जाओ डॉक्यूमेंट ए के ऊपर और डेटा इंसर्ट करो। आप सपोज करें नॉन कलेक्शन ए एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस में, नॉन डॉक्यूमेंट ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्लाउड फायर स्टोर क्या करेगा, वो कलेक्शन ए भी खुद क्रिएट कर लेगा इम्प्लिसिटली और डॉक्यूमेंट ए भी इम्प्लिसिटली खुद क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इफ ईदर द कलेक्शन और डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इट्स ओके, इट्स फाइन, अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो फिर भी हमारे पास ये है कि कोड आपका सेम काम करेगा, आप कलेक्शन ऑटोमेटिकली क्लाउड फायर स्टोर इंटरनली इम्प्लिसिटली क्रिएट कर लेगा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कंटेन्स की वैल्यू पेयर्स डेटा लाइट जेसन। तो जिस तरीके से फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड जेसन को इंसर्ट करते हैं और पूरे का पूरा डेटाबेस एक जेसन ट्री होता है, एज अ ह्यूज जेसन ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, यहाँ पे हम बेसिकली लाइट वेट जेसन इंसर्ट करते हैं। अब ये प्योर जेसन तो नहीं हो सकता, आप फॉर एग्जांपल जेसन में जियो पॉइंट के रिलेटेड कोई भी डेटा टाइप नहीं है तो यहाँ पे आप जियो पॉइंट सेव कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये है कि की वैल्यू पेयर को आप सेव करते हैं सेम है जिस तरीके से आप जेसन में करते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कंटेन करेंगे की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा। और मैंने गेन पहले भी आपको बताया डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन सब कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास सब कलेक्शंस भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास अब डॉक्यूमेंट क्या है। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली आप देख सकते हैं इन क्लाउड फायर स्टोर द यूनिट ऑफ स्टोरेज इज डॉक्यूमेंट। तो जिस तरीके से हमारे पास जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है उसमें एक नोड हमारे पास यूनिट ऑफ स्टोरेज है, या कह लें कि जेसन ऑब्जेक्ट या जेसन फील्ड हमारे पास यूनिट ऑफ स्टोरेज है। सेम वे क्लाउड फायर स्टोर के अंदर यूनिट ऑफ स्टोरेज इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हमारे पास बेसिकली मेन यूनिट ऑफ स्टोरेज है। ईच डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय अ नेम, हर डॉक्यूमेंट का एक नाम होता है। अगर आप देंगे इट्स ओके, अगर आप नहीं देंगे तो वो इंटरनली खुद सिस्टम क्लाउड फायर स्टोर जनरेट कर लेगा, लेकिन कोई ना कोई यूनिक नेम होगा विद इन द कलेक्शन। कम्प्लेक्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड मैप्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास
ये सिंपल डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है ए लवलेस। बेसिकली ये फर्स्ट नेम है, आप देखा फर्स्ट की है और इसकी वैल्यू है एडा। लास्ट हमारे पास अगेन की है, वैल्यू है लवलेस। एडा लवलेस बेसिकली फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, फीमेल थी। फिर हमारे पास अगेन की है बॉर्न और उसकी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 1815। तो ये हमारे पास सिंपल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई भी कम्प्लेक्स या नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। तो आपने देखा कम्प्लेक्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड मैप्स। तो अगर आप कोई कम्प्लेक्स या नेस्टेड ऑब्जेक्ट सेव करेंगे तो वो इस तरीके से सेव होगा। अगेन ये नेस्टेड डॉक्यूमेंट है, स्टिल इट्स अ डॉक्यूमेंट। एडा लवलेस सॉरी ए लवलेस इसका नाम है, यूनिक नाम है इसका, स्टोरेज की हमारे पास स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। नेम हमारे पास की हो चुकी है, अब नेम के अगेंस्ट हमारे पास मैप रिटर्न हो रहा है या नेस्टेड ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। यानी कि नेम के अंदर अगेन हमारे पास टू फील्ड्स हैं, फर्स्ट ये एडा, लास्ट लवलेस, और बोन हमारे पास एज अ नॉर्मल फील्ड यूज हो रहा है। तो ये नेस्टेड डॉक्यूमेंट है, ये सिंपल डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लाउड फाइल स्टोर के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट ऑफ स्टोरेज है। कोई भी डेटा स्टोर होगा वो डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होगा, वो कोई सब कलेक्शन है, वो कम्प्लेक्स डेटा है, वो प्रिमिटिव डेटा है, वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड अंडर अ डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कलेक्शंस हमारे पास क्या हैं। तो कलेक्शन आप देख सकते हैं, कलेक्शंस कैन ओनली कंटेन डॉक्यूमेंट्स एंड नथिंग एल्स। कलेक्शन बेसिकली हमारे पास कंटेनर होते हैं या ऑर्गेनाइजर होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो मेनली आप इनको इस तरीके से लेते हैं कि ये हमारे पास कंटेनर होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कलेक्शंस कैन ओनली कंटेन डॉक्यूमेंट्स एंड नथिंग एल्स। कलेक्शन के अंदर ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, ये वाला जो आपको साइन नजर आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट का साइन है, सॉरी, और ये जो हमारे पास साइन है ये कलेक्शन का साइन है। इसका मतलब है कि एक नहीं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर। तो कलेक्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कंटेन कर सकती है। कलेक्शन कैन नॉट कंटेन अनदर कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर आप कभी भी दूसरी कलेक्शन कंटेन नहीं कर सकते। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इन अ कलेक्शन आर यूनिक। तो ये आई थिंक सो आपको अंडरस्टूड होगा। हमारे पास कलेक्शन है यूजर्स की, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं। ए लवलेस अगेन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं। फिर ए ट्यूरिंग हमारे पास है, एलन ट्यूरिंग ये भी हमारे पास एनालॉग प्रोग्रामर था जिसने निगमा को जो हिटलर की निगमा यूज़ करते थे वो मशीन इंक्रिप्शन के लिए वो ब्रेक की थी। और जो डिजिटल कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं इसका कंसेप्ट बेसिकली इसने दिया था। और इसकी जो डिजिटल कंप्यूटर की मशीन डिजिटल जो मशीन थी उसको बेसिकली साइंटिस्ट कंप्यूटर का नाम देते हैं। कह लें कि इस बंदे ने कंप्यूटर की मेन पहला कंसेप्ट दिया था। तो ए ट्यूरिंग हमारे पास है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बॉर्न। तो एलन ट्यूरिंग हमारे पास, ए ट्यूरिंग अगेन एक डॉक्यूमेंट है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, और ये किसके अंडर है, ये कलेक्शन के अंडर है। दो चीज़ें यहाँ पे, कलेक्शन के अंडर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, आप कलेक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते, और कलेक्शन के अंडर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेके आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ए लवलेस है, तो आपको अंडरस्टूड होगा कि यूज़र के अंदर आप कभी भी ए लवलेस का दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये जो नाम होता है डॉक्यूमेंट्स का वो विद इन अ कलेक्शन यूनिक होता है। आप सपोज कर लें यूजर्स के अंडर एक डॉक्यूमेंट है ए लवलेस, इसके अंडर एक और डॉक्यूमेंट है, सॉरी सब कलेक्शन है, तो उसके अंडर अगर आप कोई भी क्रिएट करेंगे रेफरेंस तो वो उस कलेक्शन के अंडर होगा, इस कलेक्शन के अंडर नहीं होगा। तो वहाँ पे आप ए लवलेस या ए ट्यूरिंग यूज कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि विद इन अ कलेक्शन डॉक्यूमेंट सेम हो सकते हैं। ये इसी तरीके के आपके पास दो फोल्डर्स हैं, ए एंड बी। तो ए फोल्डर के अंदर आप अगेन एक फोल्डर क्रिएट करते हैं तो ए, तो उसके अंदर आप दोबारा फिर ए को क्रिएट नहीं कर सकते। आप बी के अंदर दोबारा ए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ए के अंदर दोबारा ए क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ए नाम का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सेम इज विद द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यू डू नॉट नीड टू क्रिएट और डिलीट कलेक्शंस। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप क्रिएट करें या डिलीट करें कलेक्शन को ऑटोमेटिकली। अगेन यू कैन बट यू डोंट हैव टू। अगर आप नहीं करते, आप कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली खुद, लेकिन अगर आप नहीं करते तो इट्स ओके, इट्स फाइन। सिस्टम ऑटोमेटिकली, क्लाउड स्टोरेज ऑटोमेटिकली उनको क्रिएट करता है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, और ऑटोमेटिकली डिलीट करता है। आफ्टर यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन दैट कलेक्शन एग्जिस्ट। जब आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं किसी कलेक्शन में, कलेक्शन क्रिएट हो जाती है, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। इफ यू डिलीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कलेक्शन है यूजर्स, इसके अंदर हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दूंगा तो कलेक्शन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब कलेक्शन हमारे पास क्या है। तो आप देख सकते हैं सब कलेक्शन इज अ कलेक्शन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। तो जब कोई भी कलेक्शन हमारी किसी डॉक्यूमेंट के अंडर आ रही होती है, डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है, तो वो हमारे पास बेसिकली सब कलेक्शन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली कलेक्शन है हमारे पास रूम्स, उसके अंदर हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स है, रूम ए रूम बी। रूम ए के अंदर हमारे पास बेसिकली एक फील्ड है नेम की, माई चैट रूम, और उसके अंदर अगेन हमारे पास एक कलेक्शन है मैसेजेस के, उसके अंदर अगेन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, अगेन डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले हायरार्की बताई थी, कलेक्शन डॉक्यूमेंट कलेक्शन डॉक्यूमेंट।
तो सेम में यहाँ पे कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, ये भी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर अगेन कलेक्शन होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स होंगे। और सेकंड पॉइंट है, यू कैन नॉट रेफरेंस अ कलेक्शन इन अ कलेक्शन और डॉक्यूमेंट इन अ डॉक्यूमेंट। तो फायर स्टोर के साथ काम करते हुए एक चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये पॉइंट है, यू कैन नॉट रेफरेंस अ कलेक्शन इन अ कलेक्शन और अ डॉक्यूमेंट इन अ डॉक्यूमेंट। तो मैंने पीछे भी आपको काफी दफा बताया कि आप कलेक्शन के अंदर कलेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, डॉक्यूमेंट के अंदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट या एक्सेस नहीं कर सकते। हमेशा आपकी हायरार्की इस तरीके से होगी, कलेक्शन और उसके बाद डॉक्यूमेंट, फिर कलेक्शन, फिर डॉक्यूमेंट, या कह लें कि कलेक्शन डॉक्यूमेंट सब कलेक्शन डॉक्यूमेंट सब कलेक्शन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट और कलेक्शन हमेशा आफ्टर ईच अदर आते रहेंगे हमारे पास, कभी भी दो कलेक्शन इकट्ठे नहीं आप यूज करेंगे, कभी भी दो डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक डेमो देख लेते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल का। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स या कलेक्शंस के रिलेटेड आपको मेन कंडीशन या कंस्ट्रेंट बताए उन सबको भी देखेंगे। तो राइट नो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन है, उसके अंदर हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इंडिविजुअल जो हमारे पास ये आपको वाइट नज़र आ रही है हमारे पास ट्राइंगल, ये कलेक्शन है, और जो आपको ब्लू में नज़र आ रही है डॉक्यूमेंट्स है। अब ये डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ आगे से सब कलेक्शन को कंटेन कर सकते हैं, जो कि अगेन हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को कंटेन कर सकती है, लेकिन हमारे पास एक कलेक्शन को कंटेन नहीं करेगी। आपने देखा हमारे पास मेन कलेक्शन है, या कह लें कि पेरेंट कलेक्शन, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है, उसने इटसेल्फ कंटेन की हुई है एक होल सब कलेक्शन। उसके अंदर हमारे पास अगेन 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो मेरे पास सपोज करें ये एक डॉक्यूमेंट है, इसने अगेन जो आप सेपरेटली सब कलेक्शंस कंटेन किए हैं, जिन्होंने अगेन डॉक्यूमेंट कंटेन किए हुए हैं। तो आपने देखा जो हायरार्की मैंने आपको बताई है, कलेक्शन और उसके बाद डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर अगेन सब कलेक्शन है, फिर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर फिर कलेक्शन है, फिर डॉक्यूमेंट। तो आपके पास हमेशा कलेक्शन और डॉक्यूमेंट, कलेक्शन डॉक्यूमेंट, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट, ये हायरार्की हमेशा आपके पास मेंटेन रहेगी। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सपोज करें इनमें से आप किसी एक डॉक्यूमेंट को लेंगे तो डिफरेंट डेटा टाइप्स आप स्टोर करवा सकते हैं, जो कि हमने देखी हैं पीछे। तो नेक्स्ट आप देख लेते हैं, एक कलेक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कलेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कंटेन कर सकती है, किसी और कलेक्शन या सब कलेक्शन को कंटेन नहीं कर सकती। कलेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कंटेन करेगी, इसके अलावा वो किसी चीज़ को कंटेन नहीं करेगी। इवन एक प्रिमिटिव इंट या कोई भी इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग, कोई इमेज, ब्लॉब, कुछ भी वो कंटेन नहीं करेगी, कोई कलेक्शन कंटेन नहीं करेगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट को कंटेन करेगी। डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई भी डेटा स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, लैट लॉन्ग है, जियो पॉइंट्स हैं, आपके पास बुलियन है, या इट सेल्फ एक कलेक्शन है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर आएगी। लेकिन कलेक्शन के अंदर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, कोई डेटा इसके अलावा स्टोर नहीं कर सकते। सेम ही अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट को स्टोर करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट के अंदर आप सिर्फ कलेक्शन को या सब कलेक्शन को स्टोर कर सकते हैं, एक जो इट सिर्फ डॉक्यूमेंट स्टोर आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देख लेते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। हमारे पास एक कलेक्शन है यूजर्स की, उसके अंदर हमारे पास 3 यूजर हैं। आप सपोज करें आप तीनों यूजर्स के लिए वर्कआउट की हिस्ट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, तो यूजर की कलेक्शन के अंदर हमारे पास 3 यूजर आ गए। अब एक यूजर की आपने वर्कआउट हिस्ट्री मेंटेन करनी है, तो आप उसके लिए उस यूजर के अंदर एक सेपरेट सब कलेक्शन क्रिएट करेंगे। उस सब कलेक्शन के अंदर जो यूजर डिफरेंट वर्कआउट्स करता है वो सारे के सारे आपके पास होंगे। लाइक यूजर है जो उसके अंदर हमारे पास है उस जो डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास उसकी वर्कआउट हिस्ट्री है। अब वर्कआउट के अंदर अगेन हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। वर्कआउट एक सब कलेक्शन है, योगा लेवल 2 है, बिगिनर जॉगिंग और 7 मिनट्स थाइज हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं एक्सरसाइज की या वर्कआउट्स की। अब अगर आप किसी एक वर्कआउट की इट सेल्फ जो हिस्ट्री है वो मेंटेन करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, उसके लिए अगेन आप उस वर्कआउट के डॉक्यूमेंट के अंदर एक अगेन सब कलेक्शन क्रिएट करेंगे हिस्ट्री की, और उसके अंदर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस यूज़र की एक वर्कआउट की हिस्ट्री मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका होगा, यूज़र एक कलेक्शन है, उसके अंदर डिफरेंट यूज़र्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं। अब एक यूज़र के अंदर हमारे पास फिर एक सब कलेक्शन है वर्कआउट, उसके अंदर मल्टीपल वर्कआउट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं। अब एक वर्कआउट के अंदर अगेन हमारे पास सब कलेक्शन है हिस्ट्री की, जो कि एक कलेक्शन है, और उसके अंदर जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर है। तो ये हमारे पास है बेसिकली एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो फायर स्टोर के ऊपर जिस तरीके से हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज़ आपको जनरल क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा जो कि क्यूरिंग के रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे जो आपको बताया कि फायर स्टोर के ऊपर हमारे पास डीप क्यूरीज नहीं होती बल्कि शैलो क्यूरीज होती हैं। इसका ये मतलब है यहाँ पे आपको बेसिकली नजर आ रहा है कि जो हाईलाइट है, अगर मैं इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करूँगा तो मुझे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास वर्कआउट्स भी हैं, हिस्ट्री भी है, ये मुझे नहीं मिलेंगे। अगर मैंने इनको रिट्रीव करना है तो मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेपरेटली इस सब कलेक्शन को एक्सेस करूँगा, क्योंकि अगर हमारे पास डीप क्यूरीज होती हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप जो को डाउनलोड करेंगे तो आप जो के नीचे जितना भी डेटा होगा, वर्कआउट्स हैं, हिस्ट्री, आप हर एक हिस्ट्री के लिए इंडिविजुअल सपोज करें आपने हार्ट बीट रेट यूज़र का स्टोर किया हुआ है, ब्लड प्रेशर स्टोर किया हुआ है, उसके साथ इसके अलावा कोई सब कलेक्शन है, तो वो सारे का सारा अननेसेसरी डाटा जो आपको में भी आप यूज़ करें ना करें वो सारा आप डाउनलोड करेंगे। लेकिन हमारे पास शैलो क्यूरीज में सिर्फ ये वाला डॉक्यूमेंट ही डाउनलोड होगा, नीचे वाली जो हमारे पास कलेक्शन है वो डाउनलोड नहीं होंगी। तो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो था हमारे पास कलेक्शंस
और डॉक्यूमेंट्स को या किस तरीके से फायरस्टोर के ऊपर हम डेटा को स्टोर करते हैं या मॉडल करते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा इंट्रोडक्शन था फायरस्टोर का वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। काफ़ी डिटेल में हमने देखा फायरस्टोर क्या है, इसके हमारे पास क्या मेन फीचर्स हैं, किस वजह से किस लिमिटेशंस को इसने ओवरकम किया। मेनली इसने स्केलेबिलिटी को, सिक्योरिटी को और जो मेन हमारे पास क्यूरिंग है उनको ओवरकम किया। और जो फायरस्टोर रियल टाइम डेटाबेस की सक्सेस थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद गूगल ने इसको रिलीज़ किया और ये भी बहुत हमारे पास अब पॉपुलर हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये कोडिंग, तो जो बेसिकली हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से फायरबेस कंसोल के ऊपर फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा देख लेंगे और किस तरीके से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर फायरस्टोर को ऐड करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले लास्ट थिंग, मैंने ये स्लाइड्स बेसिकली जो कॉपी की हैं, ये बेसिकली प्रोग्रामर है तो चूँकि स्लाइड्स इसने क्रिएट किए हैं, मैंने सिंपली इनको एडिट किया। ऑलमोस्ट जितना काम इसने किया था उतना ही काम मैंने दोबारा इनके ऊपर एडिटिंग के दौरान किया, लेकिन फिर भी ओरिजिनल वर्क या क्रेडिट इसी को जाएगा। तो ये मैंने रेफरेंसेस के लिए यहाँ पे लिखा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारे पास लेटेस्ट एंड्रॉइड की आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बारिश भी शुरू हो गई है। अल्लाह हाफिज़।